हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज वीडियो में हम क्लास 10th में अर्थशास्त्र हमारी वित्तीय संस्थाएं जो हमारा पार्ट 4 का टॉपिक चल रहा है, तो उसके अंतर्गत हमने जो पिछले टॉपिक पढ़ा है उससे आगे वाला टॉपिक है। तो उसमें आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सहकारिता के मूलभूत तत्व कौन कौन से हैं और भारत में सहकारिता का विकास कब और कैसे हुआ, इसके बारे में जानेंगे। तो आप ध्यान से इसको समझिएगा। तो हमने पिछले वीडियो में बताया था कि सहकारिता क्या है, उसका हम एक शॉर्ट फॉर्म में बता दे रहे हैं कि सहकारिता जो है अर्थशास्त्र में इसको दिया गया है कि दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर जब आर्थिक विकास के लिए कुछ कार्य करते हैं मिलकर एक साथ, तो वह जो है सहकारिता कहलाता है। इसके मूलभूत तीन तत्व हैं या फिर तीन आधारभूत सिद्धांत भी कहे जा सकते हैं, जिनमें पहला है कि यहाँ संगठन की सदस्यता स्वैच्छिक होगी। संगठन की सदस्यता स्वैच्छिक अर्थात मतलब कोई भी जो व्यक्तियों का मिलकर जो संगठन बनेगा, उन व्यक्तियों को संगठन बनाने के लिए कोई दबाव नहीं है, वो स्वैच्छिक रूप से संगठन बना सकते हैं। जिनका मन है वो उस संगठन में जुड़ सकते हैं, इसके लिए उन पर कोई दबाव नहीं डाला जा सकता है। अब दूसरा है कि इसका प्रबंधन व संचालन जनतंत्रात्मक आधार पर होता है, यानी इसका जो सदस्यता है वो यानी लोगों के द्वारा ही किया जाता है। और इसकी सदस्यता के लिए कि लोगों का कोई भी जाति, धर्म, ऊंच नीच या उनका हैसियत, ये सब कोई भी आधार मायने नहीं रखता है। कोई भी भेदभाव नहीं होता है इस संगठन में जुड़ने के लिए लोगों का। सभी बराबर होते हैं, सभी को बराबर अवसर प्रदान होता है और सभी लोग अब एक दूसरे को भी बराबर ही समझते हैं। और तीसरा है इसके आर्थिक उद्देश्यों में नैतिक और सामाजिक तत्व भी शामिल है, यानी ये आर्थिक उद्देश्य से तो काम करता ही है, नैतिक और सामाजिक उद्देश्य से भी कार्य करता है ताकि अन्य भी लोगों को जो भी है फायदा हो। इसका कोई मतलब पहलू नहीं है कि किसी का भी लूटपाट या किसी का भी पैसा अपने पास लेकर धनवान बन जाए। ये सभी की आत्म सहायता और पारस्परिक सहयोग द्वारा व्यक्तियों का समूह लाभ एवं सुख समृद्धि बढ़ाने के लिए है। इसका कोई अलग उद्देश्य नहीं है, ये सबके हित और लाभ के लिए ही सोचता है। ये तीन तत्व हैं इसके सहकारिता के। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और इसके आगे हम पढ़ेंगे कि भारत में सहकारिता का विकास कैसे हुआ और कब हुआ। तो पिछली शताब्दी से ही निर्धन, गरीब, इन सब लोगों के लिए उत्थान यानी उनको बढ़ावा देने के लिए कार्य हो रहा है। उनको सस्ती दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है ताकि वे भी अच्छा खासा कुछ भी अपना कारोबार और अच्छा खासा जीवन जी सके। इसके उद्देश्य से सहकारी समितियों की स्थापना पर जोर दिया जाने लगा और फिर इसके लिए सर्वप्रथम 1904 ईस्वी में एक सहकारिता साख समिति विधान पारित हुआ। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लिख लीजिएगा कि सर्वप्रथम सहकारी साख समिति विधान कब पारित हुआ, तो 1904 में, जिसके अनुसार गांव या नगर में कोई भी 10 व्यक्ति मिलकर सहकारी साख समिति की स्थापना कर सकते हैं। यानी सहकारी साख समिति के गठन के लिए कम से कम कितने लोगों का समूह चाहिए, तो 10 व्यक्तियों का, इसे याद रखना है। और 10 या उससे अधिक व्यक्ति मिलकर एक सहकारी समिति का गठन कर सकते हैं। फिर 1904 के अधिनियम के अंतर्गत स्थापित होने वाली सहकारी समितियों की कार्य प्रणाली में सुधार लाने तथा इसके क्षेत्र को विस्तृत रूप देने के लिए 1912 में एक और अधिनियम बनाया गया।
इसकी कार्य प्रणाली में सुधार लाने के लिए और इसके क्षेत्र को व्यापक करने के लिए। इस नए अधिनियम में ऋण के अतिरिक्त अन्य उद्देश्यों के लिए सहकारी समिति स्थापित करने और प्राथमिक समितियों की देखभाल के लिए केंद्रीय संगठनों की स्थापना की व्यवस्था की गई। इस ऋण के अतिरिक्त अन्य भी जो भी कार्य हैं उसके संचालन के लिए और इसके कार्य प्रणाली की देखभाल के लिए केंद्रीय संगठन की स्थापना की गई थी। इस 1912 के एक नए अधिनियम के अंतर्गत पुनः इसकी प्रगति की समीक्षा एवं इसके भावी विकास की रूपरेखा निर्धारित करने के उद्देश्य से 1914 में मैक्लेगन समिति नियुक्त हुई। इसके विकास और इसके उत्थान के लिए बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। तो एक तो पहले 1912 में हुआ और फिर 1914 में हुआ जिसमें मैक्लेगन समिति नियुक्त की गई थी इसके विकास के लिए और इसकी रूपरेखा निर्धारित करने के लिए। और फिर 1919 में राजनीतिक सुधारों के अनुसार सहकारिता प्रांतीय सहकारों का हस्तांतरित विषय बन गई। अतएव इसके संचालन का भार अब राज्य सरकार के हाथ में आ गया है। 1919 में फिर ये राजनीतिक प्रांतीय सहकारों का हस्तांतरित विषय बन गई और फिर इसका संचालन राज्य सरकार द्वारा ही किए जाने लगा। कब से? 1919 से 1929 की महान आर्थिक मंदी में इसके विकास पर विराम लग गया। देखिए एक और क्वेश्चन हमें मिल गया कि महान आर्थिक मंदी कब आई थी? तो 1929 में, जिसने इस सहकारी समिति के विकास में रोक लगा दिया था। फिर लेकिन 1935 में हमारे भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। एक और क्वेश्चन है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 1935 में। इसके अंतर्गत एक कृषि शाख विभाग का संगठन किया गया जिसका कार्य कृषि विकास के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना एवं अपने महत्वपूर्ण सुझावों की प्रदान करने थे। फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आया जिसने कृषि शाख विभाग यानी कृषि विकास के लिए कार्य किया और एक सहायता मतलब इसके उत्थान के लिए ही सहायता प्रदान करने का कार्य किया और इसके विकास के लिए महत्वपूर्ण सुझाव देने लगा। जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत में स्थापित हुआ और वह कब स्थापित हुआ? तो 1935 में। सहकारिता समितियों के वित्तीय आवश्यकता की पूर्ति सहकारी बैंक द्वारा होता है। सहकारी समितियां जो हैं इनमें यानी लोगों को कम दर पे ऋण उपलब्ध कराना, ये सब के लिए जो पैसे हैं वह सहकारी बैंक सहकारी समितियों को देता है। और ये 3 स्तर पर काम करते हैं: प्राथमिक सहकारी समितियां, राज्य सहकारी बैंक और केंद्रीय सहकारी बैंक। सहकारी बैंक के बारे में हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था, तो आप उसमें जाकर समझ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम राज्य के विकास में भूमिका के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।